राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ, इतिहास समझना चाहती हूँ ताकि दर्शक भी समझ पाएं कि चौधरी चरण सिंह का नाम बार बार लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यूपी में जाट समुदाय को वो पॉलिटिकल पावर में लेकर आए। हालांकि 2013 में थोड़ा गेम बिगड़ा मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, तो तब से लेकर अब तक जाट पॉलिटिकल पावर में हैं और ये नेता अच्छे से समझते हैं। 2022 में एक बार फिर से कोशिश की जा रही है उनको अपने अपने पाले में लाने के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले तीन चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने जिस तरह का बहुमत, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का भावनात्मक लगाव उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलप हुआ है, ऐसा ही कभी किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह के साथ उनका था। लेकिन पोस्ट 2013 यानी कबाल के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बिल्कुल बदल गई। आपको मालूम है, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2013 के पहले क्या थी, तो मैं उनको बता दूं कि वही थाना भवन शामली का जो विधानसभा क्षेत्र है, यही सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं, वो 2012 में भी चुनाव जीत चुके हैं जब मुजफ्फरनगर कांड नहीं था। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ की जो उनकी सीट थी, जब भाजपा का परचम लहराने में वो 5 बार कामयाब हुए थे जब मुजफ्फरनगर कांड नहीं था। यही अग्रवाल, अमित अग्रवाल, जिनको अभी मेरठ से 20 साल के विधायक का टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया, उसके पहले वो 2 बार विधायक वहां से रह चुके थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार, आपको याद होगा, मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे बड़ा अपना कार्यक्रम हाल के दिनों में मेरठ में किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, व्यापारियों ने, कुछ जाट नेताओं ने और कुछ हिंदू संगठनों ने आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से योगदान दिया है और ये एक मजबूत किले के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर रहा था। ये बात अलग है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ, उसका सर्वाधिक फायदा अगर सियासी तौर पर किसी को हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी लोकप्रियता थी और उन्होंने ऐसा जादू बांध के रखा जाट मतदाताओं में कि आप समझिए, जो बागपत है, शामली है, ये जो बेल्ट है ना, इससे सीधे सटा हुआ हरियाणा का करनाल और ये सब इलाका लगा है और ये पूरा जाट बेल्ट है। उस इलाके में मैंने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी जाटों के दिमाग में कितनी थी और किस तरीके से लामबंद उनके साथ हुए थे। लेकिन क्या हुआ है कि पूरा खेल गड़बड़ हुआ कृषि कानूनों के बाद। ये 1 साल में इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई, इस तरह की शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ और वो 1 साल जाट और सिखों को बाकी समुदाय से अलग करने की जिस तरह की बातें हुई, उससे जो है जाटों के दिमाग में, वो मैंने देखा है कि गांव महिलाओं बच्चों तक में ये बात आ गई कि जो एकदम आमने सामने की स्थिति आ गई। एक रेखा से खिंच गई कि उधर बीजेपी है, इधर जाट है। और ये बात 1-2 दिन नहीं चली, ये बात 1 साल तक चली है। तो वो एक टीस, वो एक खटास जो पैदा हुई, तब उस एक सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जाट नेताओं के घर नहीं गया, जाट नेताओं से मुलाकात नहीं की। हाँ, उन्होंने किसानों से, संगठनों से बातचीत की, लेकिन जिस तरह की भरपाई, जिस तरह की कोशिश उन दिनों करनी चाहिए थी, मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी उन दिनों चूक गई। हाँ, उनके लोकल लेवल पे जो विधायक है, उमेश मलिक है आपके मुजफ्फरनगर के, या संजीव बालियान ने भी अपने तरह से बहुत कोशिशें की। संजीव बालियान जब किसानों के गाँव में मनाने के लिए उन्होंने 3 गाँव का कार्यक्रम लगाया, मैं उन तीनों गाँव में गया था। 2 गाँव में वो कार्यक्रम लगा ही नहीं पाए, उस गाँव के लोग ही गांव छोड़ करके चले गए। तो ये जो दिक्कत आई थी, इसका जो ग्राउंड का जो फीडबैक है वही गया है। और जब ये कृषि कानून खत्म हुआ है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की खातिर और नुकसान की खातिर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि हमारा कोर वोट बैंक था, जो हमारा सबसे मजबूत, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत वोट बैंक जाट वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन उसमें एक दरार सी आई है और वो बहुत वल्नरेबल था।
था वो इधर भी आ सकता था, उधर भी जा सकता था। अभी भी ये इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों खूब जोर शोर से कोशिश कर रही है कि वो कैराना, मुजफ्फरनगर और मुस्लिम, यही तीन बातें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कह दिया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में आपको कैराना, मुस्लिम और मुजफ्फरनगर का जिक्र नहीं करना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी तरफ यही मुश्किल अखिलेश यादव के लिए है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले दूसरे चरण के चुनाव में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो उसका और उल्टा असर हो जाएगा। जाट एक मिनट के लिए जयंत चौधरी के साथ तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए जाटों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा प्यार हो या बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि अखिलेश यादव को वो वोट देंगे, इसमें मुझे अभी ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बहुत संशय लगता है। इसीलिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने भी ये रणनीति अपनाई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत के साथ करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर रैलियां या डोर टू डोर कैंपेन या दूसरी बातें करने से वो परहेज कर रहेंगे। उस इलाके में ज्यादातर जगहों पर जयंत चौधरी को ही आगे किया जाएगा। देखिए, इसमें जाट और मुस्लिम गठजोड़ की भी बात है। मैं सारी वो बातें बता रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूं कि जाट और मुस्लिम गठजोड़ आप कहीं का भी, शामली का, मुजफ्फरनगर का, बागपत का, कम से कम इन 4 जिलों के किसी भी विधानसभा सीट का समीकरण अगर आप देखेंगे, आप खुद ही देख लेंगे कि जाट और मुस्लिम वोट कितने हैं, तो आपको किसी और के वोट को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 80% सीटों पर अगर ये दोनों एक जगह वोट कर दें तो फिर दूसरी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जाट अपने आप में इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं है जिसके लिए कि इतना सरदर्द लिया जाए। तो फिर ऐसा क्यों है? चूंकि इनका कंसंट्रेशन 5-7 जिलों में है, मथुरा में है और बागपत में है, शामली में है, मुजफ्फरनगर में, इसमें ज़्यादा है। तो इस 4-5 जिलों में कुल मिला के 25-30 सीटें जो आती हैं उसमें उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर वो मुस्लिम के साथ जाकर के उन्होंने वोट कर दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नतीजा पीछे था वो बिल्कुल नहीं रहेगा, उससे नुकसान होना ही है। लेकिन अगर उसमें से 10, 20, 30%, 40% भी तोड़ने में कामयाब रही, अपने पुराने वोटरों को, युवा वोटरों को, महिला वोटरों को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लाने में कामयाब हुई, तो एक जो न्यूट्रल और फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सड़क, कस्बे, गांव में लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई या दूसरी और चीज़ों में ये सरकार थोड़ी बेहतर सी है, तो वो जो फ्लोटिंग वोट है और ये जो जाट का 30-40% है, तो बहुत हद तक बीजेपी अपनी भरपाई को, अपने नुकसान की भरपाई को रोक सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिन से जाट वोटों को दृष्टिगत रखते हुए, देखिए वो मथुरा गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाट वोट है, वो अब जिस तरीके का उनका मुजफ्फरनगर दौरा, इधर उधर आने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस चीज़ को समझ रहे हैं। और पहली हम आप ब्रेकिंग विद एजेंडा में भी और दूसरे कार्यक्रमों में न्यूज़ 24 पर हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि पहला चरण ही ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश में पहला 2 चरण ही ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी है। और शायद इसी वजह से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की भी नींद उड़ी हुई है और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का चैन भी गायब है। और राजीव, ये हम और आप ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, नेता भी समझते हैं। अखिलेश यादव ने भी इंटरव्यू में खास तौर पर आमने सामने में ये कहा था कि पहला चरण ही साबित कर देगा कि कौन जीत रहा है। बीजेपी इसको समझ रही है। और आज जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही है उस पर मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी से जवाब लूंगी, क्योंकि मैं माहौल क्या देख रही थी आपका, उसमें आप कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहां वो आरएलडी के उम्मीदवार को तो वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में आपने पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं देंगे। सीधे तौर पर वहां पर नाराजगी कई जगह पर ऐसी देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।